Hey everybody, so welcome on this YouTube channel. आज का जो हमारा लेक्चर है that is about the mineral nutrition in case of plant. अगर हम लोग एक लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हर लिविंग बॉडी की अपनी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट है that is required by any living body on this planet for their growth, development and reproduction. We can say that कि उनकी normal life processes की completion के लिए जो भी उनकी basic requirement होती है उसको हम कहते हैं nutrition, है ना. तो मिनरल न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि न्यूट्रिशन टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड प्लांट एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या चीज से एब्जॉर्ब करता है, उनकी मेन सोर्सेज क्या है. ठीक है, तो अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है, इट कैन बी ऑर्गेनिक एंड इट कैन बी इनऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जितनी भी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे उनका अपनी बॉडी मेंटेनेंस हो गया, उन सभी लाइफ प्रोसेस की कंप्लीशन के लिए जो भी एक लिविंग बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. एक्चुअली उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं और उनको एक्वायर करने की प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं बिकॉज मिनरल्स जो कि हमारे काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दैट इज अब्सॉर्ब बाय अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से आपको पता है एक प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो वो सॉइल से वाटर को और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती है ना. और एनवायरमेंट से जो एक्सचेंज करती है दैट इज गैसेस एक्सचेंज, दैट इज CO2 और O2 का एक्सचेंज, है ना. ये सब चीजें आपको पता है, या प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट कैसे गैसेस एक्सचेंज करके विद द यूज ऑफ सनलाइट वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. We are going to talk about the main thing that is mineral, कि प्लांट के लिए मिनरल रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है, क्या क्या सोर्सेज है, कौन से मिनरल प्लांट को एक्चुअल में चाहिए होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से प्लांट बॉडी कैसे अफेक्टेड होती है. ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि प्लांट को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होती है अपनी नॉर्मल बेसिक लाइफ प्रोसेस की कंप्लीशन के लिए, जिसमें से मिनरल एक एसेंशियल वन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्लांट को भी कुछ मिनरल्स ऐसे चाहिए होते हैं जो उनकी नॉर्मल लाइफ फंक्शनैलिटी को प्रॉपर कंडक्शन के लिए चाहिए है, उनको प्रॉपर कंडक्शन, उनके रेगुलेशन के लिए प्लांट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ना. तो आज हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, यस. सो ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जिसकी बात हमने कही कि दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट आर प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि इन मिनरल्स का जो मेन सोर्स है वी कैन से दैट इज सॉइल. हमारा सॉइल मेन सोर्स की तरह काम करता है और इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं मिनरल एलिमेंट्स, जो कि प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के कंप्लीशन के लिए. ओके, सो वी कैन से दैट दीज आर नोन एज मिनरल एलिमेंट. ठीक है, क्लियर. अब देखिए हमारा जो सॉइल होता है ना, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर हम लोग कहें तो सॉइल के अंदर अप्रोक्सीमेट मोर देन 100 आपकी एलिमेंट्स प्रेजेंट है. मोर देन 100 मिनरल एलिमेंट आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से आपके लिए जरूरी क्या है, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि प्लांट कौन से एलिमेंट को एक्वायर करता है ना. तो सॉइल के अंदर मोर देन 100 एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें से प्लांट आपके सिर्फ 60 एलिमेंट्स हैं जिनको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. अब ये सारे के सारे 60 एलिमेंट प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इन 60 एलिमेंट में से भी प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 17 एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है कि प्लांट सॉइल से 60 एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है और इन 60 एलिमेंट में से भी प्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दीज आर 17 इन नंबर. ठीक है, अब इन 17 एलिमेंट को भी हमने आगे क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेंशियलिटी और रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ इन मेटाबॉलिज्म,
कि किस तरीके से वो एसेंशियल है, वो किस तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हमने इन 17 एलिमेंट को भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है। और कैसे क्लासिफाई किया हुआ है कि हमने कहा उसमें से इन 17 एलिमेंट में से हमारे कुछ एलिमेंट है जो एसेंशियल एलिमेंट है, oh sorry, yes, some of them are essentials element and some of them are non essential element. अब ये किस बेस के ऊपर हमने कहा कि these are essential and non essential? तो जैसे हमने कहा कि on the basis of their essentiality और requirement, क्योंकि देखिए जब आप प्लांट की बात करते हो, हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं कि उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के कंडक्शन के लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर हम एक सिंपल मिनरल्स की बात करते हैं जैसे कि हमारा कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट की बॉडी के लिए जिसकी डेफिशिएंसी से आप देखते हो कि प्लांट की बॉडी के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो नई लीव्स होंगी ना वो बहुत ही स्टंटेड हो जाती हैं, यानी कि नॉर्मल साइज के कंपैरिजन में उनका बहुत ही छोटा साइज होगा। ठीक है, उसी तरफ अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आप देख सकते हो कि अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी प्लांट की बॉडी में होता है तो उसमें लीव्स येलो होने लगती है, यानी कि उसके अंदर आपको चिलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी उसमें आपको क्लोरोसिस, नॉट चिलोसिस एक्चुअली, यस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्लोरोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी टिप्स हैं वो येलो होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगता है ना। तो दीज आर सम सिम्टम्स जो आपकी प्लांट बॉडी शो करती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल आयन। इसीलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि कौन सा मिनरल आपका प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है और किस तरीके से वो फंक्शनल है। ठीक है, ताकि हम ये समझ सकें कि उसकी डेफिशिएंसी से जो भी सिम्टम हमें प्लांट की बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं हम उनको दूर करके कैसे प्लांट को एक हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 17 एलिमेंट कौन से हैं, किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ओके, देन उसके बाद वापस हम लोग इस स्लाइड पर आएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कौन सा मिनरल क्या डेफिशिएंसी कॉज कर रहा है इन केस ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देयर इज अ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हमने अलग अलग तरीके से मिनरल जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनको क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला हमारा जो बेसिक क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने कहा कि 17 एलिमेंट है हमारे पास टोटल इन नंबर जो प्लांट के लिए जरूरी है। अब इन 17 एलिमेंट में से जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमने क्या कहा, एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे लिए इन 17 एलिमेंट्स, ये जो हमारे 17 एलिमेंट्स हैं दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी प्लांट की बॉडी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट भी होते हैं। तो प्लांट के लिए कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ कोर्स जो अदर देन हमारे 17 एलिमेंट बचे, क्योंकि हमने क्या कहा, प्लांट सॉइल से अप्रोक्सीमेट 60 एलिमेंट है जिनको ऑब्जॉर्ब करता है और इन 60 एलिमेंट में से 17 एलिमेंट है जो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट होने वाले हैं, है ना। इन 17 एलिमेंट का भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है और ये क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया हुआ है, इनको हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो हमने किस बिहाफ पर कहा कि किस अमाउंट में उन मिनरल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, सो हम यहां से राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंड क्लास इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाउ द नेम इज शोविंग कि भी मैक्रो का मतलब है कोई चीज हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, है ना। मैक्रो का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो इनका अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए होगा। अब कितना ज्यादा चाहिए होगा ये हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे 1000 ग्राम, कितने ग्राम, सॉरी 1000 मिलीग्राम, है ना, 1000 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि
ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे इनकी रिक्वायरमेंट हमें कितनी चाहिए, 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। प्लांट के 1 किलोग्राम ड्राई मैटर के ऊपर आपको इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1000 मिलीग्राम इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इट इज अप्रोक्सीमेट 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। क्लियर। अब देखिए हम लोग ड्राई मैटर की बात क्यों करते हैं, तो देखिए प्लांट की बॉडी के अंदर आपको पता है ना, मोस्टली हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के बने हुए है ना, तो मेन जो मास होता है वो अदर देन वाटर होता है। तो जब भी हम लोग किसी चीज का अमाउंट मेजर करते हैं तो वो हम ड्राई मैटर की टर्म में मेजर करते हैं कि वाटर को रिमूव करने के बाद जो भी कुछ बचा दैट इज ड्राई मैटर। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास टोटल 60 एलिमेंट प्लांट है एब्जॉर्ब किए, जिसमें से 17 एलिमेंट हमारे लिए एसेंशियल है। उन एसेंशियल एलिमेंट की हमने बात करी तो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो की दो कैटेगरीज आ जाती हैं, वो किस बिहाफ पर, कितना अमाउंट प्लांट को चाहिए होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट की, या हम कह सकते हैं मैक्रो एलिमेंट्स की। ठीक है, अमाउंट आपको पता चल गया। अब इनमें देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका आपका हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्लांट की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट की बॉडी के अंदर लिपिड्स हैं, तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए मेनली इन मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका अमाउंट भी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर 9 इन नंबर। ठीक है, हमने क्या कहा 17 हमारे पास टोटल एलिमेंट है, उसमें से 9 एलिमेंट हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है और बाकी जितने भी बचे वो हमारे माइक्रो हो गए। तो 9 और आपके 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, क्लियर। अभी कौन कौन से हैं तो देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है, हमने जब कहा कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो अगर आपको पता हो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब हमारे पास कार्बन है ना, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में आपको चाहिए, मतलब ये तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिनेटली होंगे ही होंगे। दूसरे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर आप प्रोटीन्स की बेसिक कंपोजिशन की बात करें तो आप प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ हमारे सल्फर, क्योंकि आपको पता है ना अमाइनो एसिड मिथियोनिन और हमारा सिस्टीन उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है ना, तो ये हमारे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट में हमें बेसिक एलिमेंट चाहिए होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ हम लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अदर देन उसके नाइट्रोजन आ गया और सल्फर आ गया, है ना। तो भी हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, ये हमारे पास 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें समझ में आया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें ह्यूज अमाउंट में चाहिए होगा। प्रोटीन से हमें समझ में आया कि हमें नाइट्रोजन भी चाहिए और सल्फर भी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, आपको पता है ना हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे और भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे एटीपी भी आता है ना, तो वहां पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी आता है, तो फॉस्फोरस आ गया, है ना। उसी के साथ आपको पता है कि हमारे मैक्रो एलिमेंट में कैल्शियम भी आता है ना। इसके अलावा पोटाशियम, प्लांट के फर्टिलाइजर में आपने ये क्वेश्चन हमेशा डील किया होगा कि प्लांट के फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा हमें किसका अमाउंट देखने को मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, है ना। तो आपको पता होगा कि भी हाँ आपको इसका अमाउंट ज्यादा चाहिए प्लांट की बॉडी के लिए, इसीलिए तो हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको ऐसे रटने ना पड़े कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और माइक्रो कौन से हैं। आपको बस ये देखना है कि हम लोग प्लांट में क्या बात कर रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिशन मेनली जो मैक्रो एलिमेंट होंगे, मेनली प्लांट की बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और एटीपी मॉलिक्यूल ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। तो आपको पता है कि मेनली कार्बोहाइड्रेट किसका बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। प्रोटीन किसके बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का, है ना। और तो इससे हमें क्या चीजें पता चली कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उसके अलावा पोटाशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक हमारा रह जाता है और ये एक हो गया हमारा मैग्नीशियम।
अब देखो मैग्नीशियम को कैसे याद रखना है, आपको पता है आपकी प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, फिर उसके बाद एटीपी प्रोडक्शन भी होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी प्रोसेस देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, सिंगल ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करते हैं, तो अकेली ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर हर एक स्टेप के अंदर मोस्टली 10 स्टेप का हमारा प्रोसेस होता है, और इस 10 स्टेप की प्रोसेस के अंदर हमारे मोस्टली प्रोसेस के अंदर, मोस्टली एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैग्नीशियम भी एक बहुत बड़ा एसेंशियल फैक्टर है आपके प्लांट की बॉडी के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है जो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप याद रख लोगे, है ना, कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और हमारा हो गया सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो देखिए, माइक्रो मतलब जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए। अब जितने भी हमारे मैक्रो हैं उनको छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट बच गए वो हमारे सारे माइक्रो हो गए, लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है जिंक। अगेन ये भी हमारा को फैक्टर की तरह काम करता है, बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज, अगेन ये भी कोफैक्टर की तरह काम करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन में इन्वॉल्व थे, यानी जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होने वाली है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी फॉर्मेशन में आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रो एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे। वहीं अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ये एज अ को फैक्टर की तरह काम करते हैं। बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, उन सभी में एज अ को फैक्टर की तरह काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिंक, मॉलिबेडनम, बोरोन, कॉपर, इसके साथ सॉरी मॉलिबेडनम तो हमने लिखा ही नहीं, मैग्नीज, मॉलिबेडनम, क्लोरीन, निकल और हमारा आयरन। ठीक है, कितने हो गए हमारे, दीज आर 18 नंबर। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट एज अ को फैक्टर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हमने फर्दर आगे भी क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि इन्हीं 17 एलिमेंट की कैटेगरी में एक हमारे पास कैटेगरी आती है कि इनमें से नॉन मिनरल्स कौन से हैं और मिनरल वाले कौन से हैं। मतलब ये देखिए क्या होता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये जो चीज हमने देखी, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा कि उनके कितना अमाउंट के बिहाफ पर ये क्लासिफिकेशन हमने देखा कि किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में प्लांट को एलिमेंट चाहिए, उसके बिहाफ पर हमने उन्हें मैक्रो और माइक्रो की कैटेगरी में डिवाइड किया। अब दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम है वो ये कहता है कि प्लांट का सोर्स क्या है, यानी कि किस सोर्स से प्लांट उस एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि एक प्लांट मैक्सिमम जितने भी मिनरल्स है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये हमारे गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर गैसेस। और आपको पता है ये एटमॉस्फेयर से प्लांट एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज के टाइम पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन एक्चुअली, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट तो हमारे ऐसे हो गए जो प्लांट को गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना। समझ में आया मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों का प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है, और गैसेस एक्सचेंज के टाइम पे ये एटमॉस्फेयर से इनको एक्यूमुलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको प्लांट किस फॉर्म में ऑब्टेन कर रहा है, गैसियस फॉर्म में। और इसी के साथ हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन हो रहा है आपको पता है ना, वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, जो जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो ये मिनरल फॉर्म में थोड़ी है, वाटर हमारा कोई मिनरल थोड़ी है ना। तो हम एक और कैटेगरी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की रख सकते हैं, जिसपे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि किस सोर्स से आपके प्लांट उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स के बिहाफ पर हम कह सकते हैं हमारे पास अगेन दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज मिनरल,
यानी कि वो एनिमल जिनको हम लिटरली मिनरल्स कह सकते हैं। मिनरल्स मतलब उनका मेन सोर्स क्या है, उनका मेन सोर्स हमारी सॉइल है। ठीक है, राइट। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी होगी दैट इज नॉन मिनरल। नॉन मिनरल का मतलब दोज एलिमेंट विच आर एब्जॉर्ब अदर देन सॉइल, यानी कि एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसका हमारा मेन सोर्स क्या होगा, दैट इज एटमॉस्फेयर। और एग्जाम्पल में सॉइल्स में तो हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे कि हमारा मोलिबेडनम आ गया, निकल आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट किससे हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल से। एटमॉस्फेयर से जो हम एब्जॉर्ब करेंगे दीज आर कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये एटमॉस्फेयर से तो ऑफकोर्स नहीं होता, लेकिन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया और हमारा ऑक्सीजन। बिकॉज ये मिनरल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो हम कह सकते हैं हमारे पास तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सोर्स सॉइल ना होके अदर देन सॉइल्स, यानी कि जिनका मिनरल फॉर्म नहीं होता, हम उन्हें कुछ और फॉर्म में यहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि CO2, ऑक्सीजन और हमारा वाटर। वाटर की फॉर्म में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मिनरल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अगर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी फर्दर क्लासिफाई करना चाहें ना, तो हमारे पास दो और क्लासेस हो सकती हैं। इन दो क्लासेस में हम लोग क्या रखेंगे, और इस क्लास के ऊपर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि प्राइमरी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को ही मैं फर्दर आगे क्लासिफाई कर सकती हूँ। मेरे पास दो यहाँ पे क्लासेस होंगी, फर्स्ट प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, और सेकेंड मेरी होगी सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, मतलब इतने एसेंशियल है कि प्लांट उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और ये तो आपके लिए याद रखना बहुत ही इजी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसीलिए तो हम लोग NPK के फर्टिलाइजर प्लांट की बॉडी के अंदर डालते हैं ना। सेकेंडरी के अंदर हमारे बाकी जितने भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे सेकेंडरी में आएंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा सल्फर। ठीक है, ये तीन हमारे सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं, और प्राइमरी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ऑफ कोर्स हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, रीजन क्योंकि ये हमारे नॉन मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे मिनरल्स है उनको प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर रहे। तो प्राइमरी में हमारे पास तीन एलिमेंट हो जाते हैं, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास तीन एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? ओके, अब हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हम लोग इनकी डेफिशिएंसी क्या है, कौन सा इनका साइट ऑफ लोकेशन होता है प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि ये हमारे, हम लोग पहले यहाँ से समझेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद हम लोग माइक्रो की बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसको लेके चलेंगे ताकि हम इजी वे में अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स 9 इन नंबर है, और ये कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसी के साथ हमारा सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, यस। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां से बात करते हैं। हमने कहा कि ये जो तीन है दीज आर नॉन मिनरल्स, और बाकी जो है हमारे दीज आर मिनरल्स।
नॉन मिनरल्स इसलिए कहा क्योंकि इनका जो सोर्स वो क्या होता है हमारा, इनका सोर्स हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सोर्स होगा, या तो ये वाटर से हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे प्लांट, या फिर एटमॉस्फेयर से। ठीक है, इनका सोर्स हमारी सॉइल नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हें नॉन मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए, सबसे पहले इनका हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। तो जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सोर्स की बात आती है तो इनका सोर्स क्या होगा, ऑब्टेन फ्रॉम एयर एंड वाटर। दैट्स व्हाई हम इनको नॉन मिनरल कंसिडर करते हैं, है ना। इनकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो देखिए फंक्शन क्या है। अब हमने पहले कहा था जितने भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ऑफ कोर्स हम उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो मान लीजिए इन मॉलिक्यूल को कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर ली, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए प्लांट ने, प्रोटीन्स बना लिए प्लांट ने, प्रोटीन के साथ लिपिड बना लिए, एटीपी की फॉर्मेशन कर दी प्लांट ने, है ना। ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्लांट ने फॉर्मेशन कर दी। चलो ठीक है, हम एटीपी को भी इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग इन्हीं तीन चीजों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अब आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट की बॉडी के अंदर। सबसे पहले या तो इसका कुछ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाएगा प्लांट की, है ना, या कुछ फंक्शनल कंपोजिशन बनाएगा, है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपको पता है, स्टार्च है, सुक्रोज है ना, जो हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की, है ना। ऐसे ही प्रोटीन फंक्शनल यूनिट, राइट। यानी कि कह सकते हैं कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के, यानी कि प्लांट की बॉडी के। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ के प्लांट की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिकॉज इन्हीं से कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं से प्रोटीन, इन्हीं से लिपिड की फॉर्मेशन होने वाली है। तो इनके फंक्शन में मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकती हूँ कि इनका पहला फंक्शन क्या होगा, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट बॉडी, राइट गाइस। सेकेंड इनका फंक्शन क्या होगा, देखिए सेकेंड फंक्शन ये होगा कि आपको पता है ये प्लांट का सेल है, मान लीजिए हम लोग यहां से प्लांट का सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लांट का सेल है, और आपको पता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि उसके साइटोप्लाज्म में ये एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो उसका ये मेन रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। इस प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा याद करो तो इस प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोजिशन ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड फंक्शन क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयन आपको पता है कि ये पीएच मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन दे गवर्न द पीएच ऑफ प्लांट बॉडी, है ना। प्लांट की बॉडी में कहाँ पे क्या स्पेसिफिक पीएच होगा उसको कौन डिसाइड करेगा, H पॉजिटिव आयन डिसाइड करेगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन, अगर हम लोग ईटीसी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात, रेस्पिरेशन में हमने देखा था ना कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन यहाँ पे स्टेप होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद क्रैब साइकिल चलती है, और क्रैब साइकिल के बाद ईटीसी चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। और अगर आप इस ईटीसी को याद करें तो इसमें जो हमारा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर कौन है, वो ऑक्सीजन है। तो हम ऑक्सीजन की फंक्शनैलिटी में लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आगे हमारी एटीपी का प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, है ना। ईटीसी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई और ईटीसी कंप्लीट नहीं होगी तो ऑक्सीजन इज द टर्मिनल electron acceptor to, okay, yes, oh, okay guys, yes, राइट, ओके। सो अभी हमने क्या क्या फंक्शन बात कर लिए, हमने कहा कि कार्बन जो कि हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। H पॉजिटिव आयन हमारी पीएच को मेंटेन करके रखता है। H पॉजिटिव के साथ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और हमारा एक मेन फंक्शन तो यहीं से हो गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सभी की फॉर्मेशन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने आपके फंक्शन क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट की बॉडी पे आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ना, अगर मेन बिल्डिंग ब्लॉक में से किसी एक कंपोनेंट की भी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ होगा, डेफिनेटली प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आप ये देखिए, अगर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहे, प्लांट क्या सस्टेन कर पाएगा, नहीं, उनका स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है तो प्लांट अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। लिपिड की डेफिशिएंसी आती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट होगा, है ना। न्यूक्लिक एसिड की डेफिशिएंसी आती है तो प्लांट के तो सेल डिवीजन ही प्रॉपर नहीं कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही अगर डिफेक्टेड है तो प्लांट में जो हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारी सेल्स होती हैं, वो कैसे डिवाइड कर पाएगी। अगर आपकी सेल के पास न्यूक्लिक एसिड ही डिफेक्टेड है तो ऑफ कोर्स आपकी प्लांट की ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे नॉन मिनरल्स कंपोनेंट है, इनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट बी अकर, एज दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो ये तीन एलिमेंट हमने कवर कर लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। इसके लिए तो आप नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ते हो, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन भी पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हो। और मैंने अभी कहा कि नाइट्रोजन हमारा कैसा एलिमेंट है, इट इज द एसेंशियल एलिमेंट, हमारी एसेंशियल एलिमेंट में काइंड ऑफ एसेंशियल एलिमेंट है, और एसेंशियल एलिमेंट वाली कैटेगरी में भी प्राइमरी एलिमेंट है ये, ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी को और कम करने के लिए कई बार हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के फर्टिलाइजर भी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। जो प्लांट आपके नाइट्रोजन को डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके पास बहुत सारे हमें माइक्रोबियल एसोसिएशन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग माइक्रोबियल एसोसिएशन है, जो कि हम लोग नाइट्रोजन का जब साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है, बहुत ही एसेंशियल है। इसका रिक्वायरमेंट कितना है, 1000 मिलीग्राम पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। क्लियर, ये तो हमने लास्ट वाली स्लाइड से हमारा क्लियर हो गया था, है ना। अब देखो नाइट्रोजन की, अच्छा मैं एक कैटेगरी आपको यहाँ से बताना भूल गई। जब हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसमें हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो कैटेगरी कौन सी है उसको हम मैं यहीं पे राइट डाउन कर देती हूँ। वो हमारी कैटेगरी होती है जिसमें हम कह सकते हैं एलिमेंट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। अच्छा इसको हम आगे लिख लेते हैं, यहीं पे लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी, element can be movable and they can be immovable, ठीक है, या हम कह सकते हैं immobile,
दे कैन बी मोबाइल और इमोबाइल, है ना। मतलब क्या हुआ, मूवेबल और मोबाइल का मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चल के जा रहा है। मोबाइल का मतलब ये है कि प्लांट की बॉडी के अंदर हमें पता है कि एक बहुत ही ट्रैफिकिंग चलती रहती है प्लांट की बॉडी के अंदर। फ्लोएम और जाइलम के थ्रू आप प्लांट की बॉडी के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस ट्रैफिकिंग देखते हो, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लोएम फूड को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना। वैसे ही जाइलम हमारा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो ये कांस्टेंट ट्रैफिकिंग हम लोग प्लांट की बॉडी के अंदर देखते हैं। तो हमने जैसे कहा कि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स इन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है ना। मतलब ये कि प्लांट जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके, जहां पर प्लांट की मतलब हम कह सकते हैं वाटर की जरूरत है, जैसे कि प्लांट कैसे, उसका डायरेक्शन कैसे चलेगा, अगर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल में से आपकी रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, रूट से वाटर ट्रेवल करता हुआ स्टेम में जाएगा, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीफ, और लीफ से हमारे फ्लावरिंग प्लांट तक भी वाटर जाएगा, या जो भी हमारे शोर्स हम लोग कह सकते हैं सिंक पार्ट है प्लांट का, उसके पास वाटर जाएगा, ठीक है। फ्लोएम की बात करें तो अगेन ये आपका फूड सप्लाई करता है, इसमें फूड की ट्रैफिकिंग होती है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो हमने क्या कहा कि ऐसे ही हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, है ना। कैसे ट्रांसफर होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो ट्रैवल करेंगे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक वो जाएंगे, है ना, राइट। तो जो एलिमेंट ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उनको हम लोग मोबाइल कहते हैं। जो मोबाइल नहीं है, जो मूवमेंट नहीं शो कर रही, जिनका मतलब एक जगह एक्यूमुलेशन हो गया, वो उसी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उनको हम लोग इमोबाइल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे उनकी मोबिलिटी के बेस पर दो कैटेगरी होती है, मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट, जिसमें आपको याद रखना है। देखिए, मोबाइल एलिमेंट की कैटेगरी अगर आप याद रखते हो तो ऑफ कोर्स बाकी हमारी मोबाइल बच जाते हैं। तो मोबाइल में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, मोबाइल एलिमेंट में जैसे कि हमारा होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ हमारा मॉलिब्डेनम। इसमें हम लोग माइक्रो मैक्रो दोनों की बात कर रहे हैं, सो डोंट कंफ्यूज, इसमें हम लोग सभी एलिमेंट को कंसिडर करके हुए चल रहे हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम और हमारा कैल्शियम। दीज आर सम ऑफ एलिमेंट जो कि मूव कर सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम इज इमोबाइल, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इट इज इमोबाइल, यस। तो हमने क्या कहा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मॉलिब्डेनम, ठीक है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अदर प्लांट पार्ट, राइट। अब इमोबाइल का क्या होगा, इमोबाइल हमारे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इमोबाइल में कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के साथ हमारा आयरन इमोबाइल है, ठीक है, उसी के साथ हमारा सल्फर इमोबाइल है, राइट। मोस्टली हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो हमारे इमोबाइल होते हैं, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है मोस्टली वो हमारे मोबाइल है। जैसे इसके अंदर हमारा कॉपर आ जाता है, राइट। ये हमारे कुछ एग्जांपल, ये जब हम लोग वन बाय वन हर एक एलिमेंट की डिफिशियंसीज और उनका हम लोग कह सकते हैं यूज देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए, नाइट्रोजन हमारा मोबाइल है या इमोबाइल है, तो नाइट्रोजन हमारा मोबाइल है। अब आप ये कहोगे कि क्या जरूरत है हमें ये चीज को डिफाइन करने की कि ये एलिमेंट हमारा मोबाइल है, ये हमारा नॉन मोबाइल है। तो देखिए फायदा क्या होता है, जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो मूव कर सकते हैं, है ना। अगर वो मूव कर सकते हैं तो इसका फायदा प्लांट बॉडी को क्या होने वाला है, तो जब भी आपका कोई एलिमेंट मूव कर सकता है उसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी आ गई, हम लोग नाइट्रोजन को यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं ना, प्लांट की बॉडी के अंदर ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें इसे ग्रीन में ड्रॉ करना चाहिए था, बट हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, ये इसका रूट हो गया, ठीक है, ओके। ये हमारा कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी आ गई, है ना। अब जैसे इस प्लांट में डेफिशिएंसी आएगी और नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये प्रेजेंट है, ये हमारी लीव्स में ऐसे एक्यूमुलेटेड है, इसने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है या लिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट होगा। तो जब भी प्लांट की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आएगी तो यहाँ पे टिप रीजन के ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, तो यहाँ पे हमारी नई लीव्स होती है ना, और आप देखते हो कि प्लांट के बेस में हमारी ओल्डर लीव्स होती हैं।
जब भी डेफिशिएंसी आएगी ओल्डर लीव्स का जो नाइट्रोजन है ये मूव करेगा और ये यंगर लीव्स के पास जाएगा। क्या करेगा? मोबाइल एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि ओल्डर एलिमेंट भले ही उसके पास डेफिशिएंसी आ जाए लेकिन यंगर लीव्स को हम लोग सप्लाई करते रहें। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में भी कोई मुसीबत आती है तो डेफिनेटली हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम लोग जो बच्चे हैं उनको सेफ रखें, है ना, ताकि और बड़े क्या है वो सफर भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो सफर कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग सेफ जोन में रखते हैं। तो ऐसे ही हमारा प्लांट करता है। जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं, जब भी प्लांट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी आएगी वो उसे ओल्डर पार्ट से यंगर लीव की तरफ मूव करा देगा ताकि यंगर लीव्स हमारी ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके और उसकी डेफिशिएंसी पीरियड के अंदर वो सस्टेन कर सके, है ना। तो मोबाइल एलिमेंट का फायदा क्या होता है कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन क्या है? ये मोबाइल एलिमेंट है। जब भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी तो हम क्या देखेंगे? ओल्डर लीव से यंगर लीव्स की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो इट इज अ मोबाइल एलिमेंट, सबसे पहली चीज। अब अगर ये मोबाइल एलिमेंट है मतलब डेफिशिएंसी हमें इसकी कहां देखने को मिलेगी? ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगी। रीजन, क्योंकि जब भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी ओल्डर लीव्स का सारा नाइट्रोजन यंगर लीव्स की तरफ मूव करने लगेगा। क्लियर? ठीक है। वहीं अगर इमोबाइल एलिमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स बेचारे मूव नहीं कर सकते, और मूव नहीं कर सकते तो भले आपका यंगर पार्ट हो चाहे ओल्डर पार्ट हो, डेफिशिएंसी आपको मेनली यहाँ पे ओल्डर पार्ट में यंगर पार्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वो बेचारा तो प्लांट ग्रो कर रहा है ना, यंगर पार्ट तो ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, उनके पास तो पहले ही उन्हें बहुत जरूरत है और जरूरत होने के बाद भी उनके पास डेफिशिएंसी आ गई है। तो इन मोबाइल एलिमेंट में जो भी डेफिशिएंसी होती है वो हमें यंगर लीव्स में देखने को मिलती है, और मोबाइल एलिमेंट के केस में हमें ओल्डर पार्ट में ओल्डर लीव्स के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये हमें हेल्प करेगी ये चीज आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा एलिमेंट का डेफिशिएंसी, क्या पॉसिबल कंडीशन है कि इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम, क्योंकि क्या होता है कि एक एलिमेंट के दो तीन एलिमेंट का सेम सिम्टम हो सकता है, तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि किस एलिमेंट से ये डेफिशिएंसी कॉज हो रही है प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए हमने क्या कहा, ये हमारा एक मोबाइल एलिमेंट है। सबसे पहली बात, मोबाइल है मतलब ये मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए किस फॉर्म के अंदर ये प्लांट की बॉडी के अंदर आपको मिलेगा, इसकी फॉर्म कौन सी है। तो प्लांट की बॉडी, इसको मेनली प्लांट की बॉडी के अंदर ये आपका नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म में ये प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी इसको रिड्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है ना। रिड्यूस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, इसलिए इन तीन फॉर्म के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है। फंक्शन को हम लोग यहां से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमने इतना तो आपको पता है, प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना। प्रोटीन्स की अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, प्रोटीन्स किसका बना है? अमाइनो एसिड का, और अमाइनो एसिड की कंपोजिशन क्या होती है ना। ये हमारा अमाइनो एसिड का कंपोजिशन है, और बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ के हमारा प्रोटीन बना है। तो हमें दिख रहा है कि हमारे प्रोटीन की कंपोजिशन में नाइट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड किसका बना है, उसमें एक राइबो शुगर है, एक नाइट्रोजिनस बेस है ना, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। अब आप देखिए अगर डेफिशिएंसी हुआ तो क्या अफेक्ट होगा। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर डेफिशिएंसी हुआ तो ऑफ कोर्स प्रोटीन अफेक्ट होंगे। नाइट्रोजन का अगर डेफिशिएंसी होता है तो सबसे पहले प्रोटीन अफेक्ट होगा। प्रोटीन अगर अफेक्ट होगा मतलब अमाइनो एसिड नहीं बन पा रहा है, और अगर अमाइनो एसिड नहीं बन पा रहा है तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बन पाएंगे। तो ना तो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाएगा, ना प्लांट अपने किसी फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि चाहे प्लांट बॉडी की बात करें चाहे आप एनिमल बॉडी की बात करें, प्रोटीन इज द फंक्शनल यूनिट। आपके प्रोटीन ही है जो सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन ही डिसफंक्शन होगा तो क्या प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? डेफिनेटली नहीं हो पाएगी। सेम न्यूक्लिक एसिड अगर नहीं है तो मेटाबॉलिकल्स, जो हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है, क्या वो आगे डिवाइड कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो फंक्शन क्या हुआ? सबसे पहली चीज
रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए ताकि प्रोटीन प्रॉपर बन सके, है ना। साथ ही साथ हमारे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए चाहिए, साथ ही साथ विटामिन, विटामिन की फॉर्मेशन के लिए भी हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है ना। हमारे हॉर्मोन्स, कुछ हमारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपोजिशन में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स उनके सिंथेसिस में भी हमें नाइट्रोजन चाहिए। बहुत सारे कोएंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। और हमारा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन के अंदर अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ऑफ कोर्स एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए। साथ ही साथ हमारा क्लोरोफिल, याद है ना क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना। तो आप जब भी किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी करें तो अपनी पहले की नॉलेज को जरूर इस्तेमाल करें। यस, क्लोरोफिल। तो हमने क्या चीजें देखी कि हमारा जो नाइट्रोजन है उसका क्या क्या फंक्शन होगा। इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हॉर्मोन्स, एटीपी एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखिए, अब डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने यही कहा, प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर होती है, अगर प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का डेफिशिएंसी होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ ही तो अफेक्ट होगा ना। सो स्टंटेड ग्रोथ सबसे पहली चीज है ना। स्टंटेड ग्रोथ के साथ साथ हमें, अब देखिए, लीफ नहीं बन पा रही है। लीफ क्यों नहीं बन पा रही है? मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो हमारी न्यूक्लिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से, देख हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसमें, हमारे प्रोटीन्स में। ओफो, यस, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, है ना। प्रोटीन्स अगर नहीं बन पाए तो ऑफ कोर्स स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाए तो क्या हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती हैं, जो प्लांट का ग्रोथ करती है, क्या वो डिवाइड कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। और मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड नहीं कर पा रही है तो प्रीमेच्योर लीफ फॉल होने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारा अफेक्टेड है, कह सकते हैं प्रीमेच्योर लीफ फॉल। क्लियर? क्लियर। अब देखिए, अब हमने कहा था कि डेफिशिएंसी हमें, अगर हमारा मोबाइल एलिमेंट है तो ये डेफिशिएंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ओल्डर लीव्स में, है ना। तो मान लीजिए प्लांट की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ गई तो हमें ग्रोथ स्टंटेड देखने को मिली, लीफ फॉल हमारा प्रीमेच्योर हो रहा है ना। उसी के साथ साथ हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। क्लोरोसिस का मतलब, याद करो, क्लोरोसिस को कैसे याद करोगे? हमने क्या कहा था कि नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा तो हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? ओल्डर लीव्स में। ओल्डर लीव्स में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये एक मोबाइल एलिमेंट है। जैसे ही प्लांट में डेफिशिएंसी आती है, ओल्डर पार्ट से नाइट्रोजन टूट टूट के आपका नई लीव्स को प्रोवाइड करने लगता है प्लांट, ताकि यंगर लीव्स को सप्लाई हो सके इनफ अमाउंट में। ठीक है, तो इसलिए क्लोरोसिस देखने को मिलेगा इन ओल्डर लीव्स। तो ये हमारी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अगर आप फंक्शन समझ गए तो आप डेफिशिएंसी डेफिनेटली आराम से समझ पाओगे। ठीक है, राइट। तो आज हमने क्या बात करी? आज हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ ही साथ हमने नाइट्रोजन की बात करी। ठीक है, इसके बाद के एलिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।